लड़की की शिक्षा कोई विशेष बात नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी ज़रूरत है। जब लड़की पढ़ती है तो वो सिर्फ अक्षर पहचानना नहीं सीखती, बल्कि सही और गलत में फ़र्क करना भी समझती है। पढ़ी लिखी लड़की अपने फैसले खुद ले सकती है, अपने अधिकार जानती है और गलत सहन नहीं करती, और वो आगे चलकर एक जागरूक माँ बनती है। नमस्कार। कथा साहित्य में आज आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका नीरजा हेमेंद्र जी ने। कहानी का शीर्षक है छलावा नहीं। जीवन का ना जाने कौन सा पड़ाव होता है वह पड़ाव, वो उम्र ही ऐसी होती है जो अनेक इच्छाओं और मोहक दिनों को अपने साथ लेकर आती है। बचपन को बस कुछ लम्हों पीछे छोड़कर आते वह दिन हमें एक रंगीन दुनिया में लेकर जाते हैं। उस दुनिया में जो यथार्थ से परे फैंटेसी की दुनिया होती है, जिसमें मृग मरीचिकाओं के समान मात्र छलावा होता है। इस वास्तविकता का बोध मुझे उस समय हुआ जब मेरा किशोर वय मेरे बचपन को पीछे छोड़ते हुए फैंटेसी का जाल बुनकर तीव्र गति से वापस चला गया। किशोर वय का सम्मोहन बहुत दिनों तक मेरे मन पर छाया रहा। युवावस्था में तो साथ था ही, अब भी गाहे बगाहे स्मृतियों में दस्तक देता रहता है, जबकि जीवन का अधिकांश हिस्सा, या कहें तो आधा भाग, मैं तय कर चुकी हूँ। बच्चे बड़े हो चुके हैं। मेरे पति हरीश और मैं अब बेटी के ब्याह के बारे में सोच रहे हैं। बेटा बड़ा है, नौकरी में आ चुका है। हमारी इच्छा यही है कि पहले बेटी का ब्याह कर लेने के पश्चात ही बेटे का ब्याह करें। शिवांगी, मेरी बेटी, इस वर्ष स्नातक कर रही है। वो अभी आगे और पढ़ना चाहती है। हरीश तो पिता हैं, उन्हें बेटी नामक बोझ से शीघ्र मुक्त होना है। किंतु मैं क्यों बेटी का ब्याह पहले कर देने के बारे में सोच रही हूँ? क्यों? कभी कभी अपनी इस सोच पर मैं स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि बेटी का ब्याह पहले क्यों, जबकि बेटा बड़ा है, शिक्षा पूरी कर चुका है, नौकरी में भी आ गया है, तो बेटे का ब्याह पहले क्यों नहीं? मैं भी तो उसी पुरानी परंपरा या दकियानूसी रूढ़ियों का पोषण कर रही हूँ, जिसे मेरे माता पिता और उनसे पूर्व उनके माता पिता ने किया। मैं भी तो अपनी बेटी पर उसी सोच को थोपने का प्रयत्न कर रही हूँ, जिसमें स्त्री को सदा पुरुषों के पीछे, उनके नियंत्रण में रहना होता है। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी की इच्छा के विपरीत कुछ नहीं करूँगी। यदि मैंने ऐसा किया तो मुझ में और अन्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जब भी घर में शिवांगी के ब्याह की बात चलती है, मुझे अपनी युवावस्था के दिन याद आने लगते हैं। एक छोटे से कस्बे में मेरा जन्म हुआ था। तब कितनी कठिन परिस्थितियों में मैं इंटरमीडिएट तक शिक्षा पूर्ण कर पाई थी। माँ से कितना हट करने के पश्चात कस्बे के एकमात्र डिग्री कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया था। 1-2 महीने ही कॉलेज जा पाई थी कि मेरा ब्याह हो गया। हरीश एक निजी कंपनी में काम करते हैं। इस बात से मैं अवगत हूँ कि उनके वेतन से घर का खर्च बामुश्किल चल पाता है। ब्याह के पश्चात मैं हरीश की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखकर कुछ सहायता करना चाहती थी, किंतु मेरी स्नातक की अधूरी शिक्षा किसी काम की ना थी। बाद में मेरी शिक्षा मात्र एक ही काम आई, जो बहुत बड़ी बात थी। वह यह कि अपनी शिक्षा के कारण दोनों बच्चों के पालन पोषण के साथ शिक्षा पर ध्यान दे पाई। दिन भर मैं घर के कार्यों में व्यस्त रहती। शाम को बच्चों को पढ़ाने बैठाती, उनके साथ मैं स्वयं बैठती, उन्हें होमवर्क आदि कराने में सहायता करती। हरीश देर सवेर कार्यालय से आते, थके रहते तो बच्चों की शिक्षा पर ध्यान ना दे पाते। बच्चों को पढ़ाकर कुछ और नहीं तो मैं ट्यूशन की फीस ही बचा लेती। यही मेरी शिक्षा का उपयोग था
तथा घर में आर्थिक मदद थी। जीवन के इस पड़ाव पर आकर कभी कभी सोचती हूँ कि काश मेरे माता पिता मेरी शिक्षा पूरी करा देते तो मैं इस योग्य तो हो जाती कि कदाचित कहीं किसी नौकरी में लग सकती थी। इस अभावग्रस्त जीवन से इतर थोड़ा अच्छा सोच सकती थी। इस प्रकार के दुविधाग्रस्त क्षणों में जब भी मैं स्वयं को पाती हूँ, मेरा मन मस्तिष्क विगत दिनों की स्मृतियों में भ्रमण करने लगता है। विवाह पूर्व के वह दिन इन दिनों से कितने भिन्न थे, जिसमें मैं भविष्य के चमकते दमकते सुनहरे दिनों के सपने देखा करती थी, जिन्हें कदाचित सपना ही रह जाना था। माँ का घर मुझे बचपन से, जब से होश संभाला तब से ही अच्छा लगता था। जब कुछ बड़ी हुई तब माँ ने समीप के सरकारी विद्यालय में मेरा नामांकन करा दिया। मुझे स्मरण है, पढ़ने में मेरा खूब मन लगता। मास्टर जी के पढ़ाई पाठ मुझे शीघ्र याद हो जाते। विद्यालय से घर आने के पश्चात माँ के साथ घर के कार्यों में हाथ बटाने के बाद भी पढ़ने बैठ जाती, जबकि घर में कोई मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहता। पढ़ाई के प्रति मेरी रुचि देखकर मास्टर जी ने मुझे अपनी कक्षा का मॉनिटर बना दिया। जब तक मैंने उस विद्यालय में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई की, तब तक वहाँ अपनी कक्षा की मॉनिटर बनी रही। मुझे बहुत अच्छा लगता। उस समय मैं समझती थी कि बस दुनिया इतनी ही है, समय यहीं पर ठहर गया है, सारी उम्र सब कुछ ऐसा ही रहेगा, उमंग, उत्साह और उजाले से भरा हुआ। वह स्कूल तो 8वीं तक ही था, अभी मुझे आगे और पढ़ना था। मैंने माँ से कहा और किसी प्रकार दूसरे विद्यालय में 9वीं कक्षा में मेरा नामांकन हो पाया। वह बड़ा कॉलेज था, वहाँ इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई होती थी। मैं सोचती कि यहाँ से 12वीं तक की शिक्षा पूरी करने के पश्चात मैं इससे बड़े विद्यालय में आगे और पढ़ूंगी। उधर माँ बाबूजी शीघ्र मेरा विवाह कर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहते थे। कदाचित उन सब की दृष्टि में मैं बड़ी हो गई थी, किंतु कहाँ मैं बड़ी हो गई थी। मेरे मन के किसी कोने में बचपन छुपा हुआ था, जो बड़ा होना नहीं चाहता था। नए विद्यालय के नए परिवेश में मैंने अपनी बुद्धिमत्ता की चमक बनाए रखी थी। यहाँ भी मैं अपने कॉलेज की अध्यापिकाओं की प्रिय छात्रा बन गई थी। समय व्यतीत होता जा रहा था। ऋतुएं कब आ रही थी, कब चली जा रही थी, मुझे कुछ पता नहीं चलता। घर में हो रही अपने विवाह की चर्चाओं को अनसुना कर मैं बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी, यह सोचकर कि जिस दिन मेरे माता पिता मेरा ब्याह तय कर देंगे, उसके पश्चात तो पढ़ाई लिखाई सब छोड़नी ही पड़ेगी। इसी कारण मैं अधिक से अधिक समय अपनी शिक्षा पर दे रही थी, ताकि जितना संभव हो और पढ़ाई कर लूं। ऐसा करने और सोचने के पीछे मेरी बुआ का उदाहरण मेरे समक्ष था। मैं छोटी थी, ठीक से स्मरण नहीं, यही कोई 4-5 वर्ष की उम्र रही होगी मेरी उस समय। घर में बुआ का विवाह तय हो गया। बुआ से मेरा अत्यंत लगाव था। बुआ भी मुझसे स्नेह करती थी। एक प्रकार से हम बुआ भतीजी के रिश्ते से अलग सहेलियों जैसी अधिक थीं। बुआ कस्बे के प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 4 तक पढ़ी थी। तत्पश्चात ना जाने क्यों विद्यालय जाना छोड़कर घर में रहने लगी। विद्यालय से बुआ जो भी थोड़ा बहुत पढ़ना सीखी थी, विवाह का समय आते आते वो सब कुछ भूल चुकी थी। बुआ घर के सभी कार्य कुशलता से कर लेती थी। घर में रहने वाले 12 सदस्यों का दोनों समय का भोजन बनाना, किसी के कहे काम को मना न करना, जो भी कह देता उसके कपड़े धो देना, घर के बाहरी हिस्से के कच्चे दालान को गोबर से लीपना पोतना, नाते रिश्तेदार आ जाएं तो उनके लिए प्रतिदिन से अलग बढ़िया भोजन बनाना आदि तो बुआ के लिए सहजता से करने वाले काम थे। इतना सब करने के पश्चात
दोपहर को समय मिलने पर बुआ कभी तकिया के खोल पर रंगीन फूलों का गुलदस्ता काटती, तो कभी दुसूती के मेजपोश के कोनों पर रंग बिरंगे फूलों की बेल काटती। सब कुछ तो आता था बुआ को। बुआ अधिक समय तक पीहर में ना रह सकी थी। उस समय मुझे बुआ की उम्र का सही सही अनुमान नहीं था, किंतु आज सोचती हूँ कि विवाह के समय बुआ की उम्र 14-15 वर्ष की रही होगी। बुआ के ब्याह की सभी स्मृतियां मेरे मानस पटल पर अभी तक ताज़ा हैं, जो रह रहकर एकांत के क्षणों में मुझे व्याकुल करती रहती हैं। बुआ के विवाह की रस्में मटकोड़, हल्दी, कुआं पूजन, कुंवर पत और ना जाने कितनी वैवाहिक रस्में 5 दिन पूर्व से प्रारंभ हो गई थी। मुझे स्मरण है, विवाह के 5 दिन पूर्व जब विवाह की रस्में प्रारंभ हो रही थी, बुआ दालान लीपने के लिए बाल्टी में मिट्टी गोबर घोल रही थी। अरे ओ बिटिया, आज शाम को तुम्हारा पंचमंगरा उठेगा और तुम झाड़ू पोतना कर रही हो। उसी समय पड़ोस की चाची हमारे घर आई थी। बुआ को पोतन हरे वाली बाल्टी में मिट्टी गोबर घोलते देखकर कहा। चाची की आवाज सुनकर दादी और माँ बाहर आ गईं। उन्होंने बुआ को मना किया कि वो आज से घर के काम ना करें। सबके मना करने के पश्चात भी बुआ पोतने की बाल्टी में लिपटा कपड़ा निकालकर दालान लीपने का प्रयास करने लगी। नहीं बिटिया, अब बस करो, पीहर में बहुत कर लिया, अब विवाह के दिन तक आराम। झाड़ू बर्तन कुछ नहीं करोगी। लगन वाली लड़की के लिए नैहर में ये सब कुछ करना शुभ नहीं होता, चाची ने कहा। पोतना छोड़कर बुआ उठी और हाथ धोकर आंगन में आकर चौकी पर बैठ गईं। मुझे स्मरण है, बुआ के काम छोड़ते ही घर के कई काम ठीक से नहीं हो पा रहे थे। रसोई में कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, सब कुछ बुआ से पूछा जा रहा था। पियरी साड़ी पहनकर गठरी बनी बुआ अपनी विवाह की रस्में संपन्न कराती रहीं। विवाह की रस्में होने की अवधि से लेकर विवाह हो जाने तक बुआ के चेहरे पर एक बार भी मैंने मुस्कुराहट नहीं देखी। उस समय मैं सोचती कि विवाह तो प्रत्येक लड़की का स्वप्न होता है। अपने विवाह को लेकर बुआ ने भी तो सपने देखे होंगे। उनके सपने कैसे होंगे? विवाह पश्चात बुआ ने जैसा जीवन जिया, क्या वैसे ही जीवन का सपना देखा होगा बुआ ने? संभवतः बुआ जानती होगी। यही कारण था कि वे चुपचाप विवाह की रस्में पूरी करवा रही थी। बुआ की विदाई का वह दृश्य मैं कभी विस्मृत नहीं कर पाती। कितना करुण स्वर था बुआ के रुदन का। ऐसा तो मैंने किसी की मृत्यु पर घर वालों को रोते देखा है, तो बुआ क्यों ऐसे रो रही थी? मुझे अब समझ में आया, उस दिन बुआ की खुशियों की मृत्यु हो गई थी। बुआ को कदाचित इस बात का आभास था। बुआ का दारुण स्वर में रोना पहली बार तो नहीं था। बुआ जब भी पीहर आती ऐसे ही रोती। जब विदा होती तब घर की दहलीज, दरवाजे, दीवार पकड़कर अत्यंत करुण स्वर में रोकर जाती। मुझे स्मरण है, बचपन में एक बार हम सब भाई बहन बुआ के घर गए थे। उन्हें पहला बच्चा हुआ था, बेटा। उनके बेटे की बरही थी। उस अवसर पर हमारे घर निमंत्रण आया था। माँ बाबूजी ने मुझे और मेरे दोनों भाइयों को भेजा था। वह सितंबर का महीना था। दोपहर में हम सब बुआ के घर पहुंच गए थे। तीखी पकी हुई धूप चारों ओर फैली थी। 12 दिन का बच्चा कोठरी में चारपाई पर गहरी नींद में सो रहा था। बुआ कोठरी में नहीं थी, ना ही घर में कहीं दिख रही थी। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वो घर के पीछे खेतों की मेड़ों पर उगे सरकंडे काटने गई हैं। मैं जानती थी कि ये सरकंडे वर्षा ऋतु में छप्पर छाने के काम आते हैं। वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था। कभी वर्षा तो कभी धूप का मिला जुला रूप मौसम में दिखने लगा था। बुआ का आधा घर तो छप्पर का था, बस 2 कोठरी ही पक्की थी, तो छप्पर वाले हिस्से के लिए सरकंडे काटने गई थी बुआ।
हम बैठकर बुआ के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस बीच बच्चा थोड़ा कुनमुनाया। बुआ की छोटी ननद ने आकर बच्चे को हल्की सी थपकी दी। बच्चा पुनः सो गया। कुछ देर पश्चात बुआ ने माथे पर सरकंडे का बोझ रखे हुए दालान में प्रवेश किया और बाहर की कच्ची दीवार से लगाकर बोझ को खड़ा कर दिया। हमें देखते ही बुआ खिल उठी थी। वे हमारे पास आकर बैठ गईं। अभी मेरी सौरी चल रही है, रसोई में नहीं जाना होता है। और बस फिर क्या था, बुआ का चेहरा अश्रुओं से भीगने लगा था। कितनी मैली साड़ी पहनी थी बुआ, बाल भी उलझे हुए थे। आज शाम को सौरी नहान है, एक नई साड़ी आई है, नहाकर उसे पहनेंगे। शाम को बाल भी गाहा जाएगा। सौरी में बाल नहीं गाहते हैं। हमें अपनी ओर अचंभे से देखते हुए पाकर संकोच से बुआ ने कहा, उस समय मैं छोटी अवश्य थी, किंतु इतनी समझ थी कि मेरे मन में तत्क्षण यह विचार आया कि सौरी में साफ कपड़े नहीं पहने जाते हैं, सौरी में बाल नहीं गाहे जाते हैं, सौरी में रसोई में नहीं जाते, किंतु सौरी में पड़ी स्त्री को घर और खेतों में काम करने के लिए बैल की भांति जोत दिया जाता है। सौरी में टूटे कमजोर शरीर को पोषण युक्त भोजन भले ही ना दिया जाता हो, किंतु शरीर की क्षमता से अधिक काम लेने का प्रयास अवश्य किया जाता है। कैसी कमजोर लग रही थी बुआ, फिर भी इतनी तीखी धूप में कांस के सरकंडों को काटकर बोझा सिर पर रखकर चली आ रही थी। एक स्त्री के प्रति इतना निर्मम व्यवहार, जबकि बुआ की 2 नंदे और सास स्त्री के रूप में घर में थी। एक स्त्री का स्त्री के प्रति ऐसा व्यवहार हो तो मर्दों का दृष्टिकोण कैसे विचारणीय हो सकता है। उस दिन बुआ के घर से आने के पश्चात कई दिनों तक मैं उनके जीवन के उन क्षणों को विस्मृत नहीं कर पाई थी। वर्षों तक यदा कदा बुआ की प्रसूतिवस्था की स्मृतियां मेरे मन मस्तिष्क में कौंध जाती रहीं। बुआ जैसा ही कुछ कुछ मिलता जुलता जीवन मेरा भी होता जा रहा था। बुआ के समय बालिकाओं की शिक्षा न के बराबर थी। मेरा समय आते आते बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी, किंतु समाज के दृष्टिकोण में अधिक बदलाव नहीं आया। कॉलेज तक आते आते अधिसंख्य बालिकाएं पढ़ाई छोड़ देती थीं। 12वीं पूरी करने के पश्चात मैंने भी तो अपनी ओर से कॉलेज में जाकर आगे पढ़ने का पूरा प्रयास किया था। बड़े कॉलेज में पढ़ने की इच्छा थी। माँ से हटकर कॉलेज में नामांकन करा लिया। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया। मात्र 2 माह ही कॉलेज जा पाई थी कि मेरा विवाह तय हो गया। विवाह कब तय हुआ, विवाह की तिथि कब तय हुई, यह सब कुछ मुझे ज्ञात नहीं। ना मेरा जानना आवश्यक था, ना ही मेरा अधिकार था। विवाह हो गया। विदा होकर मैं एक कस्बे को छोड़कर समीप के कुछ बड़े शहर में आ गई। मेरे सपने, मेरी इच्छाएं, सब कुछ माँ के घर छूट गए। मैं जानती थी कि जीवन में आगे की यात्रा मुझे माँ के घर से नहीं बल्कि यहाँ से करनी है। यहाँ ना किसी सपने को छूने की इच्छा थी, ना कुछ प्राप्त करने की लालसा। जीवन के नए उत्तरदायित्व को संभालने को तत्पर मैं एक अपरिचित पथ पर चल पड़ी। पति की प्राइवेट नौकरी जिस पर अनिश्चितता का भय बना रहता, उसी भय में गृहस्थी रूपी गाड़ी को खींचती चली गई। अभावों में खुशियां ढूंढते हुए मैं तो जी ही रही थी। मेरे दोनों बच्चे, बेटा शिवांश और बेटी शिवांगी, थोड़े बड़े हुए तो उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना प्रारंभ किया। स्कूल की पढ़ाई के अतिरिक्त मैं शाम को स्वयं उन्हें बैठाकर पढ़ाती। मैं बच्चों को सभी विषय पढ़ा सकती थी। मेरे पास समय भी था। मैं आर्थिक रूप से घर में कोई सहयोग नहीं कर सकती थी, किंतु कठिन परिश्रम तो कर सकती थी। यद्यपि घर के कार्यों का कोई मूल्य नहीं होता। मेरे बच्चे पढ़ने में अच्छे थे, अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हो रहे थे। बेटा शिवांश बड़ा था। वो अपनी रुचि के विषय लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा था। अपनी योग्यता पर
शीघ्र ही वो एक निजी कंपनी में नौकरी पा गया। आज शिवांगी का इंटरमीडिएट का परीक्षा फल निकला है। वो अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हो गई है। कितनी खुश लग रही है शिवांगी। ना जाने कहाँ से इतनी खुशियां लेकर आई है जो उसके चेहरे से छलक रही हैं। शिवांगी आगे पढ़ना चाहती है, किंतु उसके पिता अब शिवांगी का ब्याह कर अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त होना चाहते हैं। एक निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो किसी प्रकार घर चला रहा है, जिसके पास पुत्री के ब्याह के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। मेरे हठ के कारण किसी प्रकार वो अपनी बेटी को पढ़ा पाने का साहस जुटा पाता है और 12वीं उत्तीर्ण कराकर अब हाथ खड़े कर दिए हैं। शिवांगी की अम्मा, आज पास के गांव से बिटिया के लिए एक रिश्ता आया है। रिश्ता ठीक ही लग रहा है। लड़का बाप की परचून की दुकान पर काम करता है। कहो तो किसी दिन जाकर घर बार देख आएं। बिटिया के ब्याह की उम्र निकली जा रही है। शिवांश के पापा कार्यालय से आए थे। उनके चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता थी जो कभी कभी ही रहती है। अरे नहीं नहीं, अभी घर वर के फेर में ना पड़ो। शिवांगी कह रही थी कि वो आगे और पढ़ना चाहती है, पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। मैंने शीघ्रता से कहा, आगे पढ़ेगी वह तो ठीक है, इसकी कॉलेज की फीस कौन देगा? उम्र अधिक हो जाएगी तो विवाह कैसे होगा? ये सब सोचा है? झुंझलाते हुए क्रोध से शिवांगी के पिता ने कहा, उसकी फीस माफी के लिए मैं उसके कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलूंगी। फीस नहीं माफ होगी तो मैं लोगों के कपड़े सिलकर फीस के पैसे एकत्र करूंगी। आप तो जानते हैं कि विवाह पूर्व मैंने सिलाई सीखी थी। बच्चों के अधिकांश कपड़े मैं ही सिलती हूँ। सिलाई के पैसों से वह आधा पेट खाकर भी मैं बिटिया को अवश्य पढ़ाऊंगी। उसे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न करूंगी, मैंने कहा। मेरी बात सुनते ही शिवांगी के पिता मेरे ऊपर भड़क गए। किसी प्रकार कमाकर तुम लोगों का पेट पाल रहा हूं, दिन रात खट रहा हूं, ये सब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? लड़की के ब्याह की उम्र निकली जा रही है, तुम अब भी उसे घर में बैठाकर खिलाना चाहती हो? कब तक हमें नोचते रहोगे तुम लोग? शिवांगी के पिता की बात सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसी कड़वी व बेढंगी भाषा का प्रयोग तो वे हमेशा से करते आए हैं और मैं सुनती रही हूं। शिवांगी के पिता की ऐसी बातों को यह सोचकर अनसुना कर देती हूं कि 2 रोटी इन्हीं की कमाई से खाती हूं। मेरे बच्चों का पालन पोषण यही करते हैं। यदि ये कमाकर हम लोगों को ना दे तो मैं क्या करूंगी? पर निर्भरता ही तो औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी कारण वो आज से नहीं, सदियों से दबकर रहती आ रही है। अधिकांशतः पुरुष भी 2 रोटी देने का प्रतिकर वसूलता है। उनके साथ गाली गलौज, हिंसा करना, उनको देह से अधिक कुछ ना समझना, यही तो करते हैं। यही तो औरत की नियति बना दी है। अपने वैवाहिक जीवन से मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूं। अपनी बेटी का हाल अपनी जैसा कतई नहीं होने देना चाहती। जितनी उसकी इच्छा है उसे पढ़ाऊंगी और आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयत्न करूंगी। सुना नहीं मैंने क्या कहा? कमाकर खिला रहा हूं तुम लोगों को। अभी ना कमाऊं तो तुम लोग भूखों मर जाओगे। घर में बैठी रहती हो, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं चुप थी और हरीश की कर्कश आवाज मेरे कानों में पिघले हुए गर्म शीशे की भांति पड़ रही थी। और हाँ, तुमसे पूछने की मुझे आवश्यकता भी क्या है? घर मैं चला रहा हूं, शीघ्र जाकर मैं रिश्ता पक्का करके आऊंगा, हरीश ने दृढ़ और कर्कश स्वर में कहा। अपने हठ के कारण हरीश शिवांगी का ब्याह कहीं अयोग्य लड़के से ना कर दे, यह सोचकर मैं घबरा गई। देहात में रहने वाला कम पढ़ा लिखा लड़का, भगवान जाने कुछ पढ़ा भी है कि नहीं। मेरी इंटर पास बेटी जो आगे और पढ़कर कुछ करने की, कुछ बनने की इच्छा रखती है, वो उससे विवाह के पश्चात खुश रहेगी भी या नहीं, यह प्रश्न मुझे व्याकुल कर रहा था। मुझे बेटी के भविष्य के लिए कड़े निर्णय लेने ही होंगे,
उसके लिए अब नहीं सोचूंगी तो कब सोचूंगी? अपने लिए तो मैं कुछ कर नहीं पाई, किंतु अपनी बेटी के लिए अवश्य करूंगी। मुझे हरीश की मारपीट और गालियों से अब भय नहीं लगता। आज हम गगहा में लड़के के घर गए थे। लड़का देखने में थोड़ा दुबला है, किंतु ठीक है। लड़का 2 भाई हैं। अपने घर के बाहर ओसारे में बाप की परचून की दुकान है। दोनों भाई बाप की परचून की दुकान पर बैठते हैं। दुकान ठीक ठाक चलती है। छोटे से कस्बे में इससे अधिक क्या चलेगी? खाने कमाने भर का हो जाता है। इस वाद विवाद को 1 सप्ताह व्यतीत हो गए थे। एक दिन हरीश शाम को घर आया तो मुझे बताने लगा, तो क्या तुम आज ऑफिस नहीं गए थे? मैंने हरीश से पूछा, क्योंकि हरीश प्रतिदिन की भांति लंच बॉक्स इत्यादि लेकर घर से निकला था। उसने बताया भी नहीं था कि वो लड़के के घर जा रहा है। नहीं, बता तो रहा हूं कि आज ऑफिस ना जाकर लड़के के घर की ओर निकल गया। आखिर लड़की के ब्याह की चिंता भी कोई चीज होती है? हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हरीश की बातें ध्यान से सुन रही थी। मैंने लड़के वालों को यहां आकर लड़की देखने के लिए कह दिया है। मैं शीघ्र शिवांगी का ब्याह कर देना चाहता हूं। मैंने देखा हरीश के चेहरे पर अजीब सी प्रसन्नता थी, जैसे उसके सिर से कोई बोझ उतरने वाला हो। मैं शिवांगी का ब्याह उससे पूछे बिना नहीं करने दूंगी। मैंने दृढ़ता से कहा। हाँ, तो सारी उम्र लड़की को घर में बैठाकर खिलाना। हरीश के स्वर कर्कश हो गए थे। हाँ हाँ, मैं खिला लूंगी लड़की को घर में बैठाकर, किंतु उसे घर में बैठाकर खिलाने की स्थिति नहीं आएगी। तुम क्या जानो मेरी बेटी कितनी होनहार है। मैं उसे आगे पढ़ाऊंगी। मैंने दृढ़ता से हरीश की बात का प्रतिकार किया। हाँ हाँ, कर लो अपनी मर्जी पूरी। जिस दिन तुम्हारे चेहरे पर कालिक पोतकर चली जाएगी, उस दिन हमसे ना कहना। हरीश की बात सुनकर मैं सन्न रह गई। अपनी बेटी के लिए इतनी कड़वाहट भरी है उसके मन में, ये मैं नहीं जानती थी। हरीश की बात सुनकर मैं रोने लगी। ये तो अच्छा था उस समय शिवांगी घर में नहीं थी। होती तो हरीश की बातें सुनकर उस पर ना जाने क्या बीतती। उस समय मैं रोई और खूब रोई। मेरे लाख मना करने के पश्चात 4 दिनों पश्चात लड़के वाले शिवांगी को देखने आ गए। लड़के के पिता ही थे, 4 संतानों के पिता। 2 पुत्रियों का विवाह कर चुके थे। अब तीसरे पुत्र का विवाह शिवांगी से करना चाहते हैं। उम्र का एक बड़ा हिस्सा पार कर चुके पिता, वृद्ध पिता ने गांव की उस छोटी सी परचून की दुकान से किस प्रकार अपनी गृहस्थी की गाड़ी को खींचा होगा, उसका सहज अनुमान मैं लगा सकती थी। किंतु आधुनिकता की दौड़ में कहीं बहुत पीछे छूट गए उनके दोनों पुत्र गांव के प्राथमिक विद्यालय से 5वीं तक ही पढ़ पाए थे। कैसे रहेगी शिवांगी उस लड़के के साथ? लड़के की शारीरिक विशेषताओं या कमियों पर मैं विचार नहीं कर रही, ना ही यह सोचती हूं कि गांव रहने योग्य नहीं होते। किंतु मेरी शिवांगी छोटा ही सही, किंतु इस शहर में पली बड़ी है। शिवांगी के विद्यालय के शिक्षक कहते हैं कि बिटिया पढ़ने में बहुत होशियार है, उसे खूब पढ़ाना। यदि मेरी बिटिया पढ़ना चाहती है तो मैं उसे क्यों ना पढ़ाऊंगी? लड़के वालों ने मेरी बेटी को देखा और उसे पसंद कर उसके हाथ पर 501 रुपये रखकर चले गए, अर्थात बात पक्की कर गए। शिवांगी बेटी, कल तुम सुबह शीघ्र उठकर मेरे साथ घर के काम करवा लेना। तत्पश्चात कॉलेज के लिए तैयार हो जाना। मैं तुम्हारे साथ कॉलेज चलूंगी। तुम्हारा नाम लिखवाना है। लड़के वालों के जाने के पश्चात मैंने शिवांगी से कहा। हरीश मेरी बात सुन रहा था। मैंने तय कर लिया था कि यदि हरीश ने इस समय कुछ भी कहा तो मैं उसकी प्रत्येक बात का सशक्त प्रतिकार करूंगी। हरीश कुछ नहीं बोला। अगले दिन शिवांगी को लेकर मैं कॉलेज गई। कॉलेज के प्रिंसिपल से मिली। उन्होंने बताया कि मैं नामांकन फॉर्म भर दूं। शिवांगी ने फॉर्म भर दिया।
प्रिंसिपल ने निर्धन बालिका की फीस माफी हेतु भी एक फॉर्म भरवाया। मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि मेरी बेटी की फीस माफी का फॉर्म स्वीकार हो जाए। यदि शिवांगी की फीस माफ हो जाती है तो उसके लिए मुझे कॉपियां, पुस्तकें आदि ही लेनी पड़ेंगी। उसकी व्यवस्था मैं कर ही लूंगी। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। शिवांगी का नामांकन तो हो ही गया, उसकी फीस भी माफ हो गई। शिवांगी कॉलेज जाने लगी। शिवांगी के कॉलेज जाने का कुछ परिणाम तो आना ही था। पहला परिणाम तो यही आया कि घर में आए दिन मुझ में और हरीश में झगड़े वाद विवाद होने लगे। होते तो पहले भी थे, किंतु उसमें अब एक नया मुद्दा जुड़ गया था, शिवांगी का ब्याह टूट जाने का। शिवांगी की शिक्षा को लेकर मुझ में और हरीश में होने वाले वाद विवाद, झगड़े शनै शनै कम होते होते खत्म हो गए, क्योंकि मैं हरीश की बातों को कतई तूल ना देती, चुपचाप वहां से हटकर अपना काम करती। शिवांगी, बिटिया, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने बहुत संघर्ष किए हैं। तुम्हारे पिता से झगड़ा किया है। घर के कार्यों के लिए अकेले परिश्रम कर रही हूं ताकि तुम्हें पढ़ने का समय मिल सके। अपना समय और मन पढ़ने में लगाना, मन को इधर उधर भटकाना नहीं। यह समय तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। शिवांगी को कॉलेज जाते हुए कुछ माह व्यतीत हो गए थे कि एक दिन मैंने शिवांगी को पास बैठाकर समझाते हुए कहा, बिटिया, मेरे इतना प्रयत्न करने पर भी तुम नहीं पढ़ पाओगी तो फिर पापा की बात तुम्हें और मुझे दोनों को माननी पड़ेगी। अपनी बात पूरी करते हुए मैंने कहा, माँ, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी, आपको निराश नहीं होने दूंगी। शिवांगी ने मुझे भरोसा देते हुए कहा। समय तीव्र गति से बढ़ता जा रहा था, मानो उसे पंख लग गए हों। देखते देखते 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। शिवांगी तीसरे और अंतिम वर्ष की स्नातक की कक्षाएं अटेंड करने लगी। एक दिन शिवांगी ने मुझे बताया कि वो शिक्षिका बनना चाहती है। इस वर्ष उसका स्नातक पूरा हो जाने पर वो अध्यापन वाला कोर्स करना चाहेगी, बीएड या डीएलएड जैसा कुछ बता रही थी। मैंने सहमति तो दे दी, किंतु मन ही मन आशंकित थी कि इस पढ़ाई के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी। पता नहीं इस कोर्स के लिए निर्धन कन्या योजना में फीस माफ होती है या नहीं। कुछ दिनों पश्चात मैं शिवांगी के साथ पुनः उसके कॉलेज गई। प्रधानाचार्य महोदय से मिलकर उनसे फीस माफी के लिए निवेदन किया। उन्होंने मदद करने का आश्वासन दिया। मात्र आश्वासन ही नहीं, बल्कि उनकी मदद से शिवांगी ने बीएड पूरा कर लिया। शिवांगी खूब समझदार हो गई थी। अपनी नौकरी के लिए फॉर्म इत्यादि भरने लगी थी। नौकरी की आस में एक एक दिन व्यतीत होने लगे। शिवांगी अब घर में ही रहती, क्योंकि उसकी शिक्षा पूरी हो गई थी। फॉर्म इत्यादि भरने के लिए ही कभी कभी बाहर निकलती। बीच बीच में वो कई बार प्रतियोगी परीक्षाएं देने गई। कुछ एक बार साक्षात्कार देकर भी आई। लगभग 1 वर्ष व्यतीत होने को आए। शिवांगी के भविष्य को लेकर मेरा मन आशंकित होने लगा था। मैं निराशा के धुंध में घिरती। उससे पूर्व ही एक दिन डाकिया आया और एक रजिस्ट्री पत्र देकर गया। शिवांगी ने पत्र खोला और उसका चेहरा खिल उठा। माँ, मुझे 1 सप्ताह के भीतर कॉलेज में ज्वाइन करना है। हर्षातिरेक में शिवांगी बोल पड़ी। हाँ बेटा, तुम्हारे बताने से पहले ही मैं समझ गई। किस कॉलेज में नौकरी मिली है? कहते कहते मैंने यहीं के 2-3 कॉलेज के नाम गिना दिए। नहीं माँ, यहाँ के कॉलेज में नहीं, बल्कि दूसरे शहर के कॉलेज में नौकरी मिली है माँ, शिवांगी ने कहा, और मेरी खुशियां ना जाने कहाँ चली गईं। बेटा, दूसरे शहर में तुम अकेले नौकरी करने कैसे जाओगी? ये तो ठीक नौकरी नहीं मिली, मैंने आशंका व्यक्त करते हुए शिवांगी से कहा। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। जिस कॉलेज में पद खाली होते हैं वहीं पर नौकरी दी जाती है। हो सकता है कि यहाँ के किसी कॉलेज में पद रिक्त ना हो।
शिवांगी ने मुझको समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा। वैसे भी माँ, जगतपुर यहाँ से अधिक दूर नहीं है, मात्र 2 घंटे का रास्ता है। माँ को चिंतित देख शिवांगी ने समझाते हुए कहा। वो सब तो ठीक है बेटा, तुम लड़की की जात हो, इतनी दूर अकेली कैसे रहोगी? तुम्हारे साथ यहाँ की घर गृहस्थी छोड़कर हम कैसे जाएंगे? पापा की नौकरी ऐसी है कि उन्हें एक छुट्टी मिलना कठिन होता है। तुम वहां पर कैसे रहोगी? कैसे नौकरी करोगी? अपनी चिंता से मैंने शिवांगी को अवगत करा दिया। आपकी चिंता व्यर्थ है माँ, मैं लड़की की जात अवश्य हूं, किंतु साहस और सच्चाई का पाठ आपसे ही सीखा है। मैं ज्वाइन करने के पश्चात वहीं पर एक कमरा ले लूंगी। अवकाश में मैं आती रहूंगी। जब इच्छा हो तो आप भी भाई के साथ आती रहिएगा। धीरे धीरे सब व्यवस्थित हो जाएगा माँ, शिवांगी ने मुझे समझाते हुए कहा। मैं शिवांगी का मुंह देखती रह गई। स्वयं पर उसे इतना आत्मविश्वास है, उसमें इतना साहस है। ओह, क्यों उसके लिए मैंने लड़की की जात शब्द सोचा? नहीं नहीं, मेरी बेटी लड़की की जात नहीं है, वो एक सशक्त, सक्षम व पूर्ण व्यक्तित्व है। बेटी, तुम कल नौकरी ज्वाइन करने की तैयारी कर लो। कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पहली बार है ना, इसलिए मैं तुम्हारे रहने आदि की व्यवस्था करके आ जाऊंगी। वैसे मैं जानती हूं कि मेरी बेटी यह सब कुछ भी मैनेज कर लेने में सक्षम है। मेरी बात सुनकर शिवांगी मुस्कुरा पड़ी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास कुछ और गहरा हो गया था। चलो बेटा, तैयारी करो, कल सुबह पहली बस से हम जगतपुर के लिए निकल रहे हैं। गर्व से भरी हुई दृष्टि से शिवांगी को अपनी ओर देखते पाकर मैंने कहा। नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी यह खूबसूरत कहानी एक सुंदर संदेश देकर जाती है कि जब घर की बेटी पढ़ी लिखी होती है तो वो सिर्फ अपना भविष्य नहीं बदलती, वो आने वाली पीढ़ियों की तकदीर लिख देती है। और जिस समाज ने लड़कियों की शिक्षा रोक दी, उसने अपनी ही रोशनी बुझा ली। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।